एक बेहद ही गरीब परिवार का व्यक्ति जो अपनी बच्चियों की लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करता है बल्कि उनके लिए कई तरह के सपने भी देखता है। लेकिन जैसे ही दोनों बच्चियां जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं, एक दिन ऐसा भी समय आता है जब दोनों बच्चियों की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब इस मामले का जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा, और इसी इटावा का एक थाना पड़ता है बसरेहर, और इसी बसरेहर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कैलाश मऊ, और इसी कैलाश मऊ गांव का रहने वाला है राम किशोर। राम किशोर की पत्नी का नाम है जया देवी। राम किशोर के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटी और 1 बेटा। बड़ी बेटी की शादी कर चुका है, दूसरी बेटी का नाम है संध्या। संध्या जिसकी उम्र है लगभग 18 साल। तीसरा बेटा जितेंद्र, और सबसे छोटी बेटी है सालू। सालू जिसकी उम्र है लगभग 16 साल के आसपास। राम किशोर जो खेती किसानी का काम करता है और अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। इधर संध्या जो दिखने में जितनी खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही होशियार है। संध्या अपने इलाके से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करती है। बात कर रहा हूं मैं 15 अप्रैल की शाम के लगभग 7 बजे के आसपास की। दरअसल संध्या अपनी मां जया से कहती है कि मैं अपनी छोटी बहन सालू के साथ खेतों पर जा रही हूं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन 2 घंटे के बाद भी संध्या जब अपनी बहन के साथ घर पर वापस नहीं आती है, जितेंद्र अपनी दोनों बहनों के बारे में अपनी मां से पूछताछ करता है तो उसकी मां कहती है कि वो दोनों खेत पर गई हैं। हो सकता है कि वहीं से पड़ोस के ज्ञान सिंह के घर पर तिलक समारोह में चली गई होंगी। जब तिलक समारोह में जाने की बात कहती है, जितेंद्र अपनी बहनों के बारे में अपनी मां से और कुछ भी पूछताछ नहीं करता है, बल्कि खुद भी खाना खाकर सो जाता है। इधर अगली सुबह जितेंद्र के ही गांव के रहने वाले 2 लड़के, जिनमें से एक का नाम है राजू और दूसरे का नाम है कमल। दरअसल राजू और कमल जो आर्मी में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, हर रोज अपने गांव में दौड़ भी लगाते हैं। 16 अप्रैल की सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास राजू और कमल जब गांव के बाहर दौड़ लगाते हुए खेतों की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि खेत में 2 लड़कियों का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जब पास में जाकर देखते हैं, डेड बॉडी देखकर शिनाख्त कर लेते हैं। दरअसल मरने वाली दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि संध्या और उसकी बहन सालू ही हैं। राजू और कमल जैसे ही इस तरह का नजारा देखते हैं, वहां से भागते दौड़ते गांव में पहुंचते हैं और आकर इस बात की जानकारी राम किशोर के परिवार वालों को देते हैं। इधर राम किशोर के परिवार वालों को जैसे ही मालूम चलता है, अपने पूरे परिवार के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जब अपनी बच्चियों को मृत अवस्था में देखते हैं, सब के सब चीख चीख कर रोने लगते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि संध्या और सालू के शरीर पर 2-2 गोलियां मारी गई हैं। दरअसल दोनों के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है
है कि शायद दोनों के साथ जोर जबरदस्ती भी किया गया होगा। पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो वहां पर पुलिस को शराब की कुछ बोतल, एक देसी तमंचा और एक टार्च भी बरामद होता है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में राम किशोर से पूछताछ करती है तो राम किशोर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, कल शाम को मेरी दोनों बच्चियां बगल के ही ज्ञान सिंह के घर में तिलक समारोह में गई थी। मैं खेतों की रखवाली करने के लिए अपने खेतों पर चला गया था। राम किशोर जब ये सारी बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस फिर से राम किशोर से सवाल करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता है, या फिर तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी रही हो। इस पर राम किशोर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मैं बेहद ही गरीब परिवार से हूँ। मेरी किसी के साथ ना तो कोई झगड़ा तकरार है और ना ही मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी है। लेकिन इससे पहले कि राम किशोर पुलिस को कुछ और बता पाता, तभी उसका बेटा जितेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक लड़का है जिसका नाम है विनीत कुमार। विनीत जो बगल के ही नगरा गांव का रहने वाला है। दरअसल विनीत पिछले कई महीनों से मेरी बड़ी बहन संध्या को काफी परेशान कर रहा है। जितेंद्र जैसे ही ये सारी बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर जितेंद्र की तहरीर पर धारा 302 के तहत विनीत के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन दोनों की हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए नगरा गांव विनीत के घर पर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब विनीत के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि विनीत अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। पुलिस जब विनीत के नंबर पर फोन करती है तो रिंग तो जाती है, लेकिन विनीत फोन नहीं उठाता है, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं विनीत के ऊपर ही गहरा शक चला जाता है और फिर इसी शक के आधार पर पुलिस विनीत के नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर विनीत ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी आनंद कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल ये आनंद कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र के ही गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ आनंद के घर पर जाती है और फिर वहां से आनंद को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर आनंद से संध्या और सालू की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार आनंद मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, उन दोनों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि विनीत ने ही किया है। आनंद जैसे ही विनीत का नाम लेता है, पुलिस आनंद से कहती है कि तुम विनीत के नंबर पर फोन लगाओ और उसे अपने पास बुलाओ। आनंद जब विनीत के नंबर पर फोन करता है तो विनीत फोन उठा लेता है और आनंद से कहता है कि मैं इस वक्त इटावा में हूँ और देर रात तक घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि विनीत देर रात तक अपने घर पर पहुंच पाता, पुलिस रास्ते से ही विनीत को गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस जब विनीत को लेकर थाने पहुंचती है और जब विनीत से सालू और संध्या की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है तो विनीत भी बिना किसी शक्ति या दबाव के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन विनीत जब दोनों की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक
लगभग 3 साल पहले। विनीत जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, उसका पिता अपने गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार है। विनीत के पास अच्छा खासा संपत्ति भी है, क्योंकि विनीत अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसीलिए उसकी परवरिश भी काफी लाड प्यार से होती है। और इसी लाड प्यार की वजह से विनीत काफी हद तक बिगड़ भी जाता है और कई सारे आवारा लड़कों के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है। इन्हीं सारे दोस्तों में से उसका एक दोस्त है संध्या का भाई जितेंद्र। दरअसल एक दिन विनीत जब जितेंद्र से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है तो पहली बार उसकी बहन संध्या को देखता है। विनीत जब पहली बार संध्या को देखता है तो संध्या की खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद विनीत अब संध्या के नजदीक जाने के लिए अक्सर जितेंद्र से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर आना जाना शुरू कर देता है। जब भी उसके घर पर जाता है संध्या की तरफ काफी अजीब निगाहों से देखता है, जिसे देखकर संध्या को भी समझने में देर नहीं लगती है कि विनीत उसे पसंद करने लगा है। दरअसल कहीं ना कहीं संध्या को भी विनीत पसंद आ चुका था, इसीलिए ज्यादा समय भी नहीं लगता है और आखिरकार एक दिन विनीत अपने दिल की बात संध्या से कह देता है। विनीत जैसे ही अपने प्यार का इजहार संध्या से करता है, संध्या भी फौरन ही उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद विनीत और संध्या के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद विनीत एक मोबाइल खरीदकर संध्या को दे देता है और फिर मोबाइल के जरिए ही दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बीच बीच में दोनों को जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी संध्या के परिवार वालों को मालूम चल जाता है। संध्या के पिता को जैसे ही सच्चाई मालूम चल जाता है, अपनी बेटी के ऊपर पाबंदियां लगा देता है, जिसकी वजह से संध्या का घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके संध्या कैसे भी मौका निकालकर विनीत से अक्सर मुलाकात करती रहती है। लेकिन एक दिन संध्या और विनीत जब खेतों में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं, उसी समय जितेंद्र भी वहां पर पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जितेंद्र जब इस तरह का नजारा देखता है वहां पर तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन संध्या जब अपने घर पर पहुंचती है, जितेंद्र अपनी बहन की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से संध्या काफी देर तक बैठकर रोती रहती है। लेकिन जब अपने कमरे में रोना शुरू करती है, उसी समय संध्या की माँ भी उसके कमरे में जाती है और उसे काफी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करती है। संध्या की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम किस लड़के के प्यार में पड़ गई हो। विनीत एक नंबर का आवारा लड़का है, कई सारे आवारा लड़कों के साथ उसकी दोस्ती भी है। बेहतर है कि तुम उसको भूल जाओ। हम विनीत से भी कोई अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। संध्या की माँ जब उसे इतने प्यार से समझाने की कोशिश करती है, संध्या को भी कहीं ना कहीं अपनी माँ की बातें पसंद आ जाती है। उसके बाद संध्या अपनी माँ की बातों पर अमल ही नहीं करती है, बल्कि विनीत से बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन संध्या जब विनीत से बातचीत करना बंद कर देती है, इधर विनीत अब संध्या से मुलाकात करने के लिए एकदम से परेशान होने लगता है। जैसे तैसे एक दिन संध्या से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रही हो। विनीत जैसे ही इस तरह की बातें कहता
जाता है। संध्या भी उसे जवाब देते हुए कहती है, आज के बाद से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, बेहतर है कि तुम भी मुझे भूल जाओ। उसके बाद संध्या अपने घर पर चली जाती है और कभी भी विनीत से मुलाकात नहीं करती है। इधर विनीत इस प्रकार से परेशान रहने लगता है कि अब विनीत को संध्या के ऊपर शक हो जाता है कि शायद संध्या का किसी और लड़के के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। दरअसल विनीत के और भी दो दोस्त हैं, जिसमें से एक का नाम है रंजीत और दूसरे का नाम है अतिवीर। रंजीत और अतिवीर भी जितेंद्र के ही गांव के रहने वाले हैं। एक दिन विनीत जब अपने तीनों दोस्तों के साथ बैठकर खेतों में शराब पी रहा था, उसी समय संध्या भी अपने खेतों में चली जाती है। इधर विनीत जैसे ही संध्या को देखता है, जाकर उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि बताओ आखिरकार तुम्हारा किसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। विनीत जैसे ही किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चलने की बात कहता है, संध्या भी गुस्से में ही उसे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मेरा किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है। संध्या जैसे ही गुस्से में जवाब देती है, उसके बाद विनीत अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर संध्या के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। दरअसल ये चारों मिलकर संध्या के साथ छेड़खानी ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। इधर संध्या जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है, बगल के खेत में जो महिलाएं काम कर रही थी, वो महिलाएं जैसे ही इस तरह का नजारा देखती हैं, सब के सब संध्या की तरफ दौड़ना शुरू कर देती हैं। इधर विनीत के दोस्त जब महिलाओं को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन संध्या जब अपने घर पर आती है, आकर ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बता देती है। इधर रामकिशोर को जैसे ही मालूम चलता है, रामकिशोर गुस्से में आकर अपनी बेटी को लेकर नजदीकी थाने में जाता है और विनीत और उसके तीनों दोस्तों के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवा देता है, जिसकी वजह से पुलिस इन चारों को पकड़कर जेल भेज देती है। चारों जेल तो चले जाते हैं, लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही बेल पर रिहा भी हो जाते हैं। ये चारों जब छूट कर बाहर आते हैं, उसके बाद संध्या भी काफी डर डर कर अपनी जिंदगी जीने लगती है। दरअसल उसके बाद संध्या जब भी अपने घर से बाहर निकलती है, अपनी छोटी बहन सालू को साथ लेकर ही जाती है। इधर के चारों जब जेल से छूट कर आते हैं, विनीत को कैसे भी मालूम चल जाता है कि संध्या का उसी के गांव के रहने वाले संजय कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। विनीत को जैसे ही मालूम चलता है कि संध्या ने उसे छोड़कर संजय के साथ प्रेम प्रसंग शुरू कर लिया है, विनीत इस बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। 15 अप्रैल की शाम के समय विनीत अपने तीनों दोस्तों से मुलाकात करता है और उनसे संध्या और संजय के अफेयर के बारे में बताता है। कहता है कि अगर संध्या मेरी नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी और की भी कभी होने नहीं पाएगी, इसीलिए मैं संध्या को इस दुनिया से हटाना चाहता हूँ। जब संध्या को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, विनीत के तीनों दोस्त भी संध्या से काफी नफरत कर चुके थे, इसीलिए विनीत के तीनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 15 अप्रैल की शाम के लगभग 6 बजे के आसपास विनीत अपने तीनों दोस्तों के साथ खेतों में बैठकर शराब पी रहा था और अपने साथ एक तमंचा भी लेकर गया था। विनीत अपने दोस्त आनंद से कहता है कि तुम संध्या के नंबर पर फोन लगाओ और उसे मिलने के लिए बुलाओ। आनंद जब संध्या के नंबर पर फोन करता है तो उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि दरअसल
दरअसल विनीत तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। दरअसल तुमने हम लोगों के ऊपर जो छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया है, हम चाहते हैं कि तुम वो मुकदमा वापस कर लो और हम सब के सब तुम्हारा पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगना चाहते हैं और हम तुमसे वादा भी करते हैं कि आज के बाद से हम तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे। जब मिलने के लिए बुलाता है, संध्या मिलने के लिए तैयार तो नहीं होती हैं, लेकिन आनंद जब बार बार संध्या के ऊपर दबाव डालना शुरू करता है, आखिरकार संध्या भी विनीत से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 7 बजे के आसपास संध्या जब अपने घर से निकलती है तो अपने साथ अपनी छोटी बहन सालू को भी अपने साथ ले लेती है। जब अपनी बहन के साथ खेतों में पहुंचती है तो देखती है कि विनीत अपने तीनों दोस्तों के साथ वहां मौजूद है। संध्या जब वहां पर पहुंचती है तो विनीत ना तो उससे माफी मांगता है और न ही मुकदमा वापस लेने की बात कहता है, बल्कि विनीत संध्या को धमकी देते हुए कहता है कि तुम संजय को छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन संध्या विनीत की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है और उसे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे तुमसे इस प्रकार से नफरत हो चुकी है कि इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी मैं कभी भी तुम्हारे पास आना नहीं चाहती हूँ। संध्या जैसे ही अपने दिल की बात कहती है, इसे सुनकर विनीत इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अपने पास से उस तमंचे को निकालता है और संध्या के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से संध्या की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। इधर सालू जैसे ही इस तरह का नजारा देखती है, इस प्रकार से डर जाती है कि वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करती है, आनंद विनीत से कहता है कि अगर सालू यहाँ से भाग गई तो हम सब के सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि सालू सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है। आनंद जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, विनीत दौड़कर सालू का रास्ता रोक लेता है और सालू के ऊपर भी एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से सालू की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। इधर संध्या और सालू जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, ये चारों मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन विनीत अपने घर नहीं जाता है, बल्कि वहां से इटावा चला जाता है। इधर पुलिस जब आनंद को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है और जब आनंद विनीत के नंबर पर फोन करता है तो विनीत उससे कहता है कि मैं इटावा में हूँ, देर रात तक अपने घर चला आऊंगा। लेकिन इससे पहले कि विनीत अपने घर पर पहुंच पाता, पुलिस रास्ते में ही घेराबंदी कर देती है और विनीत को भी गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। वाकई में विनीत जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस विनीत की तहरीर पर उसके चारों दोस्तों को भी गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने विनीत और उसके तीनों दोस्तों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।